सभी को डॉक्टर गजानंद आर्य का नमस्ते। आपने पिछले वीडियो में देखा लेखिका मन्नू भंडारी का जीवन परिचय। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं एक कहानी यह भी, जो उनके जीवन की एक सुंदर रचना है। इसमें अपने विषय में भी लिखते हैं और अपने जिंदगी का उन किशोर अवस्था का अनुभव और बाद के प्रसंगों का उन्होंने सुंदर वर्णन किया है। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, जहां वो निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। लेखिका का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन वो अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में, जहां उनका 2 मंजिला का मकान था, वहां रहते थे। शब्द लिखा साम्राज्य था। साम्राज्य का मतलब होता है वहां पर दूसरी मंजिल पर, ऊपरी मंजिल पर पिताजी के अलावा दूसरों को रहने का वहां आदेश नहीं था। वहां वो लिखने पढ़ने का काम करते थे। निहायत अव्यवस्थित, इसका मतलब है एकदम उनकी कहीं पुस्तकें रहती थी, कहीं पत्रिकाएं रहती थी, तो व्यवस्थित नहीं था, क्योंकि वो पढ़ने लिखने को ज्यादा ध्यान देते थे। और डिक्टेशन अर्थात उनमें से कुछ शब्द दे करके अपने बच्चों को कठिन शब्दों को उनको लिखवाते थे, ताकि बच्चों में लिखने की प्रति रुचि भी बढ़ी रहे और अशुद्धियों का संशोधन भी होता रहे। इसीलिए वो ये चाहते थे, मैं तो पढ़ता ही रहूं, पठन पाठन की प्रक्रिया से कभी दूर न रहूं, लेकिन मेरे बच्चे भी अच्छी हिंदी जाने, अच्छी तरह पढ़ाई करें, उनमें भी शब्दों में कोई, लिखने में कोई कमियां ना रहे। इसलिए वो डिक्टेशन देते रहते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन माँ, अर्थात बच्चे अपनी माँ के साथ रहते थे। यहां पर उन्होंने बताया उनकी माताजी शिक्षिता नहीं थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। व्यक्तित्व विहीन का मतलब कोई उनका बाह्य व्यक्तित्व जो समाज के लिए होता है वो नहीं था, क्योंकि वो सुबह से शाम तक के सिर्फ अपने बच्चों की सेवा के लिए, अपने परिवार की सेवा में लगी रहती थी। अर्थात माँ का जो कर्तव्य है वो पूरा निभा रही थी, बाहरी व्यक्तित्व से उनको कोई मतलब नहीं था। सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छा और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर। सदैव तत्पर का मतलब हमेशा तैयार रहती थी। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहां उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। प्रतिष्ठा का मतलब सम्मान, सम्मान था, नाम था। तो पिताजी जहां रहते थे तो समाज में बहुत लोग उसको जानते थे, इसलिए उनको प्रतिष्ठा कहा जाता है। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों से भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देती थी, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया है, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंच गए। ओहदे का मतलब होता है ऊंचे ऊंचे पोस्ट में पहुंच गए, ऊंची नौकरी पर पहुंच गए। तो उनके पिताजी की एक बात खूबी थी, वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे और कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ करके समाज के सुधारों का कार्य में हमेशा तत्पर रहते थे। और वो लोगों को सिर्फ सिखाते ही नहीं थे, अपितु 8-10 विद्यार्थियों को अपने घर में रह करके उनको पढ़ने की सुविधा देते थे। ये उनकी खुशहाली के दिन थे। मतलब जब वो खुश थे, उनके जीवन में अच्छा आय था, लोगों में प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, तब वो समाज सुधार के साथ साथ विद्यार्थियों को भी ऊंचा जाने पर सहायता करते थे। उन दिनों उनकी दरिया दिली की चर्चे भी कम नहीं थे। दरिया दिली का मतलब होता है
जो इंसान दूसरों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे और अपना समय भी दे, अर्थव्यवस्था भी दे दे, ऐसे को बोलते हैं दरिया दिली, जिसका दिल बड़ा हो। एक ओर वो बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहंवादी। तो उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि वो क्रोधी भी थोड़े थे और थोड़ा अपना अहंकार को ज्यादा महत्व देते थे, लेकिन साथ में उनमें उनमें कोमलता और संवेदनशीलता भी। संवेदनशीलता का मतलब दूसरों को दुख को देख करके दुखी होना और दूसरों का उपकार करने के लिए हमेशा तत्पर रहना, ऐसे को कहते हैं संवेदनशील। तो दोनों परस्पर विरोधी भाव लेखिका ने उनके अंदर देखा, जो उनके पिताजी थे। पर यह सब तो मैंने केवल सुना, देखा। तब तो इन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते पिता थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए। भग्नावशेष का मतलब यह है, जिन गुणों को उन्होंने सुना था, आज वो टूट टूट करके बिखर गए थे। क्यों? जब वो संपन्न थे तो दूसरों को सहायता भी करते थे, उनका सम्मान भी था। आर्थिक झटके के कारण मतलब उनके घर में किसी भी कारणवशात घर में आय का स्रोत टूट गया, इनकम का रास्ता बंद हो गया, अर्थात जो स्थिति थी उससे वो गरीबी में आ गए। जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विषयवार के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। इस तरह उनका पहला और अकेला शब्दकोश था, अर्थात वो अंग्रेजी से हिंदी बनाने के लिए शब्दकोश बना रहे थे और उसको वो जारी रख रहे थे। यह वापस आकर के भी जब वो इंदौर से यहां पर आ गए तो उसके बाद उन्होंने इसको जारी रखा। इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं, अर्थात इस पुस्तक के कारण उनको नाम भी मिला, सम्मान भी मिला, लेकिन इससे कोई उनको आर्थिक इनकम, पैसे का इनकम नहीं मिला। अर्थात इसको बेच करके या इस कारण इस पुस्तक की वजह से घर में कोई संपन्नता नहीं बढ़ी। शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। गरीबी आर्थिक स्थिति में, अर्थात धन के मामले में जब वो स्थिति गरीबी हो गई, तो जो उनके अंदर अच्छे गुण थे वो सारे के सारे टूट करके बिखर गए, अर्थात वो समाप्त हो गए। गरीबी ने उन्हें तोड़ दिया। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण अधिक विस्फारित उनका अहम उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं का भागीदार बनाएं। अर्थात जब उनकी इनकम कम हो गया, आर्थिक स्थिति सिकुड़ती का मतलब कम हो गया, धन का आय का स्रोत कम हो गया, तो उनके अंदर जो बहुत बड़ा अहंकार था, विस्फारित उनका अहम का मतलब बड़ा लंबा चौड़ा जो अहंकार उनके अंदर था, उसकी वजह से कहें या आर्थिक व्यवस्था के कारण से कहें, तो वो अपने बच्चों को नहीं चाहते थे कि वो उनकी सहायता करें, अर्थात धन कमाएं। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने के यातना क्रोध बनकर हमेशा कांपती थरथराती रहती थी। तो गरीबी में यह स्थिति थी। उनकी कुछ आदतें, नवाबी मतलब बनकर ठन करके रहना और संपन्न रहने की प्रवृत्ति जो शुरू से रही, और वो बहुत कुछ करना चाहते थे लेकिन वो पूरा नहीं हुआ, इसीलिए उनकी महत्वाकांक्षाएं अधूरी रह गई। बहुत ऊंचे स्थान पर वो जाना चाहते थे ताकि उनको नाम सम्मान उनको प्राप्त होता रहे। नहीं प्राप्त हुआ तो उनके अंदर एक क्रोध उत्पन्न होता था। उस क्रोध को कहीं ना कहीं अपने पत्नी पर निकालते थे, अर्थात लेखिका की मां पर, और इन सब चीजों से वो डरती थी, घबराती थी। अपने अपनों के हाथों विश्वासघात की जैसी गहरी चोटें होंगी, उन्होंने आंख मूंदकर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद में दिनों में इतना शक्की बना दिया था कि जब तक हम लोग भी उनके चपेट में आ गिरते थे। अर्थात उनके किसी अपने ही व्यक्ति ने उनको आर्थिक नुकसान पहुंचाया था, जिसके कारण वो परेशान हो गए थे। उनके दिमाग में हमेशा कोई न कोई शंका बनी रहती थी।
कारण कुछ भी हो सकता है और किसी भी प्रकार की शंका कर सकते थे, लेकिन उस मामले में बच्चे भी उनके चपेट में आ जाया करते थे, अर्थात कभी कभी उनका गुस्सा जो है बच्चों पर भी प्रकट हो जाया करता था। यह पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरव गान करना है। पितृगाथा का मतलब पिताजी के विषय में वर्णन करना, इसको पितृगाथा कहते हैं। गौरव गान का मतलब होता है उनके विषय में लिखना, वर्णन करना। बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूं कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियां मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई है। वो ये भी मानती हैं लेखिका, पिताजी का जो व्यक्तित्व था वो अपने बच्चों पर अवश्य आता है, तो लेखिका के मन में भी कौन कौन से उनके गुण या अवगुण आए। अवगुण भी आते हैं, बुरे गुण भी आते हैं और अच्छे गुण भी आते हैं, क्योंकि बच्चे स्वाभाविक तौर से अपने माता पिता का नकल करना चाहते हैं। या अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया। यहाँ लेखिका ये कहना चाहती हैं, वो जानकर चाहे अनजाने में चाहे मजे में उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही जो मेरे दिमाग में बैठ गई हैं, उसको कहते हैं ग्रंथि, गांठ। वो मेरे दिमाग में गांठ बन करके बैठ गया है। मैं काली हूं, बचपन से दुबली और मरियल भी थी। लेखिका अपने बचपन के विषय में वर्णन करती है, वो काली रंग की थी और दुबली पतली कमजोर सी थी, मरियल भी कमजोर। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी। सो बचपन से मुझे 2 साल बड़ी, खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना, फिर उनकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम, सम्मान, प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उबर नहीं पाई। लेखिका अपने पिताजी के द्वारा कहे हुए उन शब्दों को याद करती है जिसमें उसे काली कहते थे, मरियल कहते थे, और कभी कभी उनकी जो बड़ी बहन थी, सुशीला नाम था उनका, जो हमेशा प्रसन्न रहती थी और सुंदर थी, तो उनसे तुलना करने की वजह से मेरे मन में धीरे धीरे हीन भावना पैदा हो गई थी। आज मेरे पास नाम है, सम्मान है, मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूं, फिर भी मेरे मन में वो पिताजी के कहे हुए काली दुबली वो जो शब्द है कहीं ना कहीं बैठ गया है। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखकीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है, तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गड़ने गड़ने को हो आती हूं। शायद अचेतन की किसी परत के नीचे दबी इस हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। यहां लेखिका ये बात को स्पष्ट करना चाहती हैं, आज मेरा ओहदा नीचे है, मेरा लेखन शैली बड़ा ऊंचा है, लोग सम्मान करते हैं, लेकिन जब लोग सम्मान करते रहते हैं तो मेरे मन में वो बातें याद आती हैं जो पिताजी ने मुझे बचपन में बार बार मरियल, काली, कमजोर कहने से दिमाग में बैठ गया था। तो कभी कभी मेरे को लगता था कि मैं इतना सम्मान जो मुझे प्राप्त हो रहा है ये अचानक ही मिल रहा है, या पिताजी जब वो कहते थे तो मुझे इस बात पर लोग मुझ में क्यों नहीं देखते कि मैं काली हूं और इतने सुंदर नहीं हूं। तो मन की बात शंका कहीं ना कहीं रखती थी। पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी भन्ना जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे एक शक्की स्वभाव की झलक भी दिखाई देती है। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक। तो लेखिका कहती है यहां पर, पिताजी के अंदर जो शक्की स्वभाव था, किसी भी कारण से शंका करते थे, तो वो भी हमारे दिमाग में बैठ गया है। इस बात से लेखिका स्पष्ट करना चाहती है कि माता पिता को अपने बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। उनके जो अंदर कमियां हैं, कमियां ना देख करके उसके अंदर जो अच्छाइयां हैं उसका वर्णन करना चाहिए। जैसे लेखिका को
आज भी इस उम्र में इतना अच्छा पोस्ट मिलने के पश्चात भी, इतनी अच्छी स्थिति और इतनी अच्छी लेखिका होने के पश्चात भी ये दोनों बातें उनके मन में बैठी हुई हैं। तो ये सब पिताजी की देन है। होश संभालने के बाद से जिस पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही, वे तो न जाने कितने रूपों में मुझ में हैं, कहीं कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, तो कहीं प्रतिछाया के रूप में। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन्न अतीत का मतलब अभी वाला जो निकल गया, वो पिछले पिछले भूतकाल किस कदर उनके जड़ जमाए बैठा रहता है। प्रवाह, समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहा कर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उसे मुक्त तो नहीं कर पाता। लेखिका कहीं ना कहीं उन माता पिताओं को संबोधित कर रही है जो अपने बच्चे में कमी देखते हैं। लेखिका को आज भी अपने बीते हुए जिंदगी के वो तिरस्कार जो पिताजी के द्वारा दिया हुआ था, उसके दिमाग से निकल नहीं पाई है, चाहे उसको कितना भी सम्मान प्राप्त हो गया हो। इसीलिए वो यहां पर कहना चाहती हैं कि हर माता पिता को अपने संतान पर अच्छे गुणों को बार बार देखते हुए प्रोत्साहित करना चाहिए। पिता के ठीक विपरीत थी वे हमारी बेपढ़ी लिखी मां। धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें। पिताजी की हर जाति को अपना प्राप्य का मतलब मेरे लिए ही बना है ऐसा मान करके अपना आशीर्वाद मान लेती थी। बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जीत को अपना फर्ज समझ वे बड़े सहज स्वभाव से स्वीकार करती थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया। हम भाई बहनों का सारा बदलाव शायद सहानुभूति से उपजा मां के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी से लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरे आदर्श नहीं बन सका। न ही उनका त्याग, न उनकी सहिष्णुता। खैर, जो भी हो, अब यह पैतृक पुराण यहीं समाप्त करके अपने पर लौटती हूं। लेखिका कहती है उनकी मां के अंदर बड़ा धैर्य था, सहन शक्ति थी। वो बच्चों को भी संभालती थी और पिताजी को भी संभालती थी। बच्चों की हर फरमाइश जो मांगते थे और वो जो जिद करते थे, उनको हर तरीके से समझा करके, बुझा करके, हर तरीके से वो पूरा करना चाहती थी। लेकिन लेखिका ये भी मानती है उनके अंदर जो त्याग था, उनका जो आदर्श था, वो मुझ में नहीं आ पाया। ज्यादा आया तो पैतृक पुराण, अपने पिताजी के जो द्वारा दिए हुए बातें हैं। पैतृक पुराण से मतलब यह पिताजी के बारे में जो वो लेख लिख रही हैं, कहानी बता रही हैं, उसको पैतृक पुराण करते हैं, अपने पिताजी के विषय में वर्णन करना। अब अपने बारे में बताना चाहती हैं। अभी तक से तो पिताजी के बारे में चर्चा की। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी मैं। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी। उसकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है, लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला, मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले। सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो, तो कमरों में गुड्डे गुड़िया के ब्याह भी रचाए। पास पड़ोस की सहेलियों के साथ यो खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग उड़ाने, कांच पीसकर मांझा सूतने का काम भी किया। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर से बाहर ही अधिक रहता था और हमारी सीमा थी घर। हाँ, इतना जरूर था कि उस जमाने में घर की दीवारें
घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार के हिस्सा थे। लेखिका ने यहाँ पर अपने बचपन का विषय वर्णन किया। बचपन में जो खेल खेले जाते हैं, सतोलिया, लंगड़ी टांग आदि, ये सारे के सारे खेल खेले हैं, जो हर बच्चों का एक स्वाभाविक रुचि होती है और सभी मिलकर के इसको खेलते हैं। इन खेलों में कहीं परस्पर मित्रता भाव, प्रेम भाव, एकता और अनेक सारे सीखने को मिलता है। पतंग भी उड़ाया, और पतंग को उड़ाने के लिए कांच को पीस करके जो मांझा कहा जाता है, उसका जो धागा होता है, उस धागा को पीसते हैं ताकि वो धागा मजबूत भी हो जाए और वो दूसरे की धागा काटने का आनंद उसी से आता था, या उसमें जो कांच लगा होता था उससे दूसरे का धागा कट जाता था। यहां ये स्पष्ट करना चाहती लेखिका, उस समय की रूढ़िवादी परंपरा में हमारा जो घर है उसे बाहर निकलने का ज्यादा अधिकार नहीं था, आदेश नहीं था माता पिता का। लेकिन भाइयों के साथ तो चल जाते थे, मोहल्ले तक भी घूमने चले जाते थे। और कुछ परिवार ऐसे थे कि जो परिवार की तरह थे, वहां हमें पूरा सम्मान मिलता था। अर्थात लेखिका यहाँ कहना चाहती कि मोहल्ले में सब लोग मिलकर के एक साथ रहते थे, सारे बच्चे मिलकर के वो खेल खेलते थे जो बचपन में खेला जाता है। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ महसूस होता है कि अपनी जिंदगी खुद जीने से आधुनिक दबाव में महानगरों के फ्लैट में रहने वाले को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना अधिक संकुचित, असहाय, असुरक्षित बना दिया है। लेखिका जो है बड़े स्पष्ट तौर से कहती है कि आज लोग महानगरों में फ्लैट में रहना पसंद करते हैं या रहते हैं, लेकिन वो आपस में एक फ्लैट वाला दूसरे फ्लैट वाले से परिचित नहीं होता। जबकि पहले जमाने में मध्यम वर्गीय जो शहर होते हैं, एक मोहल्ले में सब एक दूसरे से परिचित होते हैं। आज आमने सामने रहने वाला व्यक्ति या दाएं बाएं रहने वाला, फ्लैट में रहने वाला व्यक्ति एक दूसरे को नहीं पहचानता। तो इसको कहते हैं पड़ोस कल्चर। अगर जो पड़ोसी हैं उनके साथ सम्मान पूर्वक रहना, एक दूसरे को परिवार की तरह समझना, ये सारी चीजें समाप्त हो गई हैं, संकुचित, असहाय, असुरक्षित बना दिया है। मतलब आज इसी की वजह से हम लोग संकुचित हो गए हैं, मतलब अपने परिवार में बैठ रहे थे, असहाय। अगर कुछ परेशानी हो गई तो जो मोहल्ले में एक दूसरे की सहायता करते थे वो समाप्त हो गया है। और अगर घर में किसी के कोई चोर घुस गया, कोई परेशान कर रहा हो, तो आज दूसरे लोग सहायता करने को तैयार नहीं हैं। तो ये स्थितियां आ गई हैं, पड़ोस कल्चर समाप्त हो गया है, बदल गया है, तरीका बदल गया है। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं, जहां मैंने अपनी किशोर अवस्था गुजार अपनी युवावस्था को आरंभ किया था। 1-2 को छोड़कर उनमें कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच में ही मैं बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियां लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल का मतलब फर्क ने भाव भंगिमा, भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से उतरते चले गए थे। उस समय के दास साहब अपने व्यक्तित्व के अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियों में महाभोज में इतने वर्षों के बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे अपने लिए आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य। लेखिका ये कहती है कि वो जिस मोहल्ले में रहती थी, उस मोहल्ले में सब लोग जो थे उनको लेखिका ने अपनी कहानी में, अपने लेख में एक पात्र परिचय के रूप में वर्णन किया है। उस समय की जो बातें हैं उसको उन्होंने सहज तरीके से लिखने का प्रयास किया है, और वो सब उनकी भाषा, उनकी लेखन शैली, उस सब में निखर करके आता है। और उस समय का उनका सब कुछ जो खेल है उसके पीछे छिपे हुए कितने सुंदर भाव थे, वो सारे के सारे उन्होंने लेख में लिखा है।
वो कहते तब तो मैंने अनुभव किया था, आज मैं लिख रही हूँ, लेकिन दोनों के समय में कोई फर्क नहीं है। आज मेरे स्मृति पटलों में वैसे के वैसे याद है अपने बचपन। दास साहब उनके मोहल्ले का एक व्यक्ति रहे होंगे। उन्होंने जो महाभोज नाम के लिखा पुस्तक, और उसमें उन्होंने उसको प्रमुख पात्र दिया। तो आज भी जब उसको पढ़ लिख रहे हैं और याद करते हैं तो वो आश्चर्य से खुश हो जाते हैं। उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी उम्र में 16 वर्ष, शिक्षा में मैट्रिक। सन 1944 में सुशीला ने अपनी योग्यता प्राप्त की, अर्थात 1944 में सुशीला जो थी, उनकी जो बड़ी बहन, वो 16 साल की हो गई थी। शादी करके कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। अपने वजूद का मतलब अस्तित्व का। जब बहन भी चली गई, भाई भी चले गए, तो अब उसको लगा कि अब मुझे घर संभालना चाहिए, और अपना अपना जो महत्ता है उसका आभास हुआ कि घर में मुझे क्या क्या करना है, पढ़ाई करनी है और साथ साथ में घर को भी संभालना है। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुघड़ गृहिणी, कुशल पाक शास्त्री बनाने में नुस्खे जुटाए जाते हैं। यहाँ लेखिका कहती है, हमारी भारतीय परंपरा में एक बात यह है कि लड़की को बचपन से ही बताया जाता है कि तुम्हारे को एक अच्छी गृहिणी बनना है, कि एक घर में किस किस प्रकार के कार्य करने हैं उसको बचपन से सिखाया जाता है, और उसको खाना बनाना आना अवश्य चाहिए। पाक शास्त्री का मतलब बढ़िया खाना बनाना आना चाहिए, उसको कहते हैं कुशल पाक शास्त्री। उसके नुस्खे जुटाए, उसके लिए क्या 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 करना चाहिए, वो सारे की सारी बातें वो बताते हैं, और वो बचपन से ही लड़कियों के अंदर पिरो दिया जाता है। पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर रहूं, लेकिन उनके पिताजी चाहते थे कि रसोई का काम ना करे, सिर्फ पढ़ाई का काम करे। रसोई को वे भटियार खाना कहते थे, जिसके हिसाब से वहां रहना क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। लेखिका एक बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग करती है, भटियार खाना मतलब भट्टी। जैसे आग की भट्टी होती है, उसमें कुछ भी झोंक दो तो जल जाता है। इसी प्रकार से चूल्हे के सामने में बैठ करके अगर रोटी बनाओ तो वो भट्टी में जो शिक्षा के प्रति जो तुम्हारी क्षमता और प्रतिभा है, दोनों के दोनों उसमें जल जाते, समाप्त हो जाते। अर्थात लेखिका के पिताजी इस बात को स्पष्ट तौर से मानते थे, अच्छी शिक्षा के लिए तुम्हें प्रयास करना चाहिए, खाना बनाना और चूल्हे के पास बैठना, इनसे दूर रहो, जो कि हमारी भारतीय लोकन परंपरा है। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावाड़े होते थे, जमकर बहसें होती थी। बहस करना पिताजी का भी प्रिय शगल था, उनका प्रिय विषय था। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे वहीं बैठने को कहते। वे चाहते थे कि मैं भी वहां बैठूं, सुनूं और जानूं देश के चारों ओर क्या हो रहा है। देश में हो भी तो कितना कुछ हो रहा था। सन 1942 के आंदोलन के बाद तो सारा देश जैसे खौल रहा था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी विरोध या मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण और कुर्बानियों से जरूर मन आक्रांत था। आक्रांत का मतलब खुश था। यहां पर लेखिका कहना चाहती है कि उनके पिताजी जब उनको खाना बनाने से दूर शिक्षा के प्रति रुचि रखने के लिए कहते थे, तो वो ये भी चाहते थे, क्योंकि वो कांग्रेस के साथ मिलकर के काम करते थे, कुछ मित्र आते थे जो देश के विषय में चर्चा करते थे। तो चाय नाश्ता लेकर के जब लेखिका मन्नू भंडारी आती थी, छोटी उम्र की थी, तो उसे बिठा लेते थे, ताकि पिताजी चाहते थे कि देशभक्ति की भावना इसमें होनी चाहिए, उसे समझ में आनी चाहिए कि आजकल देश में क्या हो रहा है। अर्थात पिताजी ने एक बहुत बड़ा कार्य किया था, मन्नू भंडारी के अंदर एक अच्छे अच्छे गुणों को भरने का प्रयास किया था। इतना जरूर है, लेखिका कहती हैं कि पार्टियों के विषय में मतभेद जो था उसके विषय में समझ नहीं आती थी, लेकिन जो क्रांतिकारी देशभक्त शहीद थे
उनके विषय में जानना, उनके विषय में पहचानना, उनकी कुर्बानियों को समझना, इससे मेरा मन जो है एकदम खुश हो जाता था और मैं देशभक्ति की भावना धीरे धीरे उस लेखिका के अंदर भरती जा रही थी। सो 10वीं कक्षा का आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसों को सुनती थी और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। अर्थात लेखिका जब 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी तभी से ये राजनैतिक विषय को सुनती थी, लेकिन पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देती थी। सन 1945 में जैसे ही 10वीं कक्षा पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। कॉलेज का नाम था सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहां मैंने ककहरा सीखा। ककहरा का मतलब जिंदगी जीने का कला सीखा। शिक्षा के लिए 1 साल पहले ही कॉलेज बना था। वे इसी साल नियुक्त हुई थी। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश कराया। मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला। खुद चुन चुन कर किताबें दी, पढ़ी हुई किताबों की बहसें की, तो 2 साल बीतते न बीतते साहित्य की दुनिया शरत प्रेमचंद्र से बढ़कर जैनेन्द्र, अज्ञेय यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई और फिर फैलती ही चली गई। लेखिका ये कहना चाहती हैं, हिंदी की जो अध्यापिका थी जिनका नाम था शीला अग्रवाल, जब वहां पर उन्होंने उसके अंदर हिंदी साहित्य के प्रति रुचि पैदा की। ककहरा सीखा का मतलब जिंदगी जीने का कला या पढ़ने का कला सीखा। तो सबसे पहले शीला अग्रवाल उनको कुछ पुस्तकें चुन चुन के देती थी, कहती थी कि ये पढ़ो, जिससे हिंदी साहित्य का तुम्हारा विकास हो। बाद में शरत प्रेमचंद्र, ये जो मुख्य लेखक हैं हिंदी साहित्य के, इनके सब ग्रंथों को धीरे धीरे वो पढ़ना शुरू कर दी और हिंदी साहित्य के प्रति उनकी रुचि बढ़ती चली गई। उस समय जैनेन्द्र लेखक का नाम है, जी के छोटे छोटे सरल वाक्यों के शैली से बहुत आकृष्ट किया। सुनीता उपन्यास का नाम है, बहुत अच्छा लगा था। अज्ञेय के उपन्यास शेखर, अज्ञेय भी लेखक का नाम है, जो उनके उपन्यास है उनका नाम शेखर एक जीवनी पढ़ा जरूर, पर उस समय मेरी समझ के विपरीत दायरे में समा नहीं पा रहा। कुछ सालों के बाद नदी के द्वीप पढ़ा तो मन को इस कदर बांधा कि उसे झोंक में शेखर को फिर से पढ़ गई। शेखर लेखक का नाम है। इस बार कुछ समझ के साथ। यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। इसी संदर्भ में जैनेन्द्र का त्याग पत्र, जैनेन्द्र लेखक का नाम है और पुस्तक का नाम, रचना का नाम उनका त्याग पत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा। शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी समझा। लेखिका एक बहुत सुंदर बात कहती है, अगर जिसको हिंदी साहित्य में अपना भविष्य बनाना हो तो बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ना पड़ता है। जो उत्तम उत्तम लेखक है उनको हर विषय पर अपना ज्ञान को विस्तृत बढ़ाना पड़ता है, ताकि आप आगे चल करके एक अच्छे लेखक, अच्छे अच्छे प्राध्यापक या शिक्षक बन सके। जैसे लेखिका ने बहुत सारे प्रश्न किए, बहुत सारे पुस्तक पढ़े और उनके सारे में जितने मन में पढ़ने के बाद कोई भी प्रश्न आता तो उनको जो प्राध्यापिका थी शीला अग्रवाल, उनसे बहुत बहस करती और उनसे अपनी शंकाओं का निवारण करती थी। तो एक बात का ध्यान रखना आवश्यक है। इस पैराग्राफ में लेखिका ने स्पष्ट कह दिया, अधिक पढ़ो और एक सुशिक्षित विद्वान को या विदुषी को अपना एक इष्ट बना लो। कोई भी समस्या उनसे पूछो जो आपकी समस्या का समाधान कर सके, और अधिक से अधिक पढ़ने से भी अपने आप समाधान हो जाता है। तो लेखिका ने भी बहुत सारे पुस्तकों को पढ़ा। धीरे धीरे उनको कुछ समझ में नहीं आया, बाद में उनको इतना समझ में आया, उसमें उनकी रुचि बढ़ती चली गई। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया, बल्कि घर की चारदीवारी के बीच बैठकर
देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से खींचकर उस स्थितियों को सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। सन 1946-47 के दिन वे स्थितियां, उनमें वैसे भी घर में बैठना संभव था भला। प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण, हर शहर का चरित्र था। और पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सब से जुड़ना हर युवा का उन्माद। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल के जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे की तरह बदल दिया था। शीला अग्रवाल से वो बड़ी प्रभावित थी। वो देश के लिए भी बात करती थी और साहित्य के लिए भी बात करती थी। सन 1946-47 के विषय में लेखिका लिखती हैं, देश का हर शहर, हर नौजवान, जहां पर देश की आजादी के लिए प्रभात फेरियां होती थी, हड़ताल होते थे, जुलूस होते थे, बड़े बड़े व्यक्तियों के भाषण होते थे, सब कुछ को हर युवाओं की तरह लेखिका में भी उसका प्रभाव पड़ा, क्योंकि पिताजी ने पहले उनके अंदर संस्कार डाला था। तो यह भी बात स्पष्ट है कि बचपन का जो संस्कार है वो आगे चल करके उसे परिवर्तित करते हैं। वो संस्कार इसमें लेखिका में परिवर्तित हुआ। लिखते हैं, बहते खून को लावे में बदल दिया। लावे का मतलब यह है जोश, अर्थात देशभक्ति के प्रति उनके अंदर भी उत्साह, जोश पैदा हो गया। स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था एक घर में। पिताजी की आजादी की सीमा यहीं तक थी। उनकी स्थितियों में, उनकी उपस्थिति में घर में आए हुए लोगों के बीच में उठूं, बैठूं, जानूं, समझूं, हाथ उठा उठाकर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती। लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो किसी की दी हुई आजादी के दायरे में चलना मेरे लिए, जब रगों में लहू का जगह लावा बहता हो तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं, सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है। यह तभी जाना है अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी को टक्कर देने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था। राजेंद्र से शादी की, तब तक वह चलता रहा। तो लेखिका कहती है यहां पर कि मैं लड़कों के साथ मिलकर के अलग अलग शहरों में जाकर के या अलग अलग शहर के स्थानों पर जाकर के देश की आजादी के लिए लड़ती थी। तो कहीं ना कहीं यह जो खून लावा बन गया था मेरे शरीर पर, जो लावा कहते हैं जैसे ज्वालामुखी से दहकती हुई अग्नि निकलती है, जिसकी भाषा में ऐसी ऊर्जा हो, जिसकी भाषा में ऐसी उष्मा हो, जो सभी जो मित्र मंडली है या सुनने वाले हैं सबके अंदर गर्जना पैदा कर दे। तो ये जितने भी बातें हैं कि भारत निषेधात्मक बातें जो मना किए गए हैं, वो सारे के सारे ध्वस्त हो जाते, खत्म हो जाते हैं, और सिर्फ एक ही बात नजर आती है, देश की आजादी और अपना अस्तित्व को समझना, अपने देश को समझना। जब ये बात सामने में आती है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं लेखिका अपने पिताजी का मन ही मन धन्यवाद करती है, क्योंकि पिताजी के क्रोध से सब थर्रा जाते थे। ऐसे ही आज मेरे अंदर भी इतने जोश, इतनी ऊर्जा है कि मेरी भाषा में क्रांति आ गई है। जो देश की आजादी के लिए मैं काम कर रही हूं। आखिर में उनकी शादी हुई और उनके पति का नाम था राजेंद्र। तब तक से वो ऐसे काम करती रही। यश कामना नहीं बल्कि कहूं यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी। वो यश कामना मतलब चाहते नहीं थे, अर्थात उनके मन में लालच था कि मुझे यश मिले। ये उनके पिताजी की सबसे बड़ी कमी थी। उनके जीवन की धुरी था यह सिद्धांत कि व्यक्ति के विशिष्ट बनकर जीना चाहिए। वो कहते थे, उनका सिद्धांत था, अगर जीना है तो ऐसे जियो जिसमें तुम्हें 1000 आदमी जाने, तुम्हें सम्मान करें, यही तुम्हारा गुण होगा। इस काम को उनके पिताजी ने बचपन से ही अपने सिद्धांत बनाया था। कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिसे समाज में उनका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। इसके चलते ही मैं 1-2 बार उनके कोप से बच गई थी। एक बार कॉलेज से
प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी को आकर मिलें और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों न की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला। आग बबूला का मतलब गुस्से में। यह लड़की मुझे कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी, मतलब ऐसा काम करेगी जिससे मैं सम्मानपूर्वक गर्वपूर्वक न कह सकूं कि यह मेरी बेटी है। पता नहीं यह क्या क्या सुनना पड़ेगा वहां जाकर। अब उनके पिताजी के मन में बहुत सारी शंकाएं पैदा हो रही हैं। 4 बच्चे के पहले भी पढ़े, किसी ने यह दिन नहीं दिखाया। गुस्से से भन्नाते हुए गए थे। लौटकर क्या कहर बरपा होगा इसका अनुमान नहीं था। सो मैं पड़ोस के एक मित्र में यहां आकर के बैठ गई। जब वहां पिताजी कॉलेज में पहुंचे तो वहां जो भी बात हुई होगी उसके बाद आकर के पिताजी का स्वभाव क्रोध का था। इसीलिए वो कहती है कि घर में जाकर के उन्होंने कितना गुस्सा माँ को सुनाया होगा या घर में कितना उधम मचाया होगा ये मैं नहीं जानती, क्योंकि कॉलेज में क्या बात हुई थी ये भी मैं नहीं जानती थी। लेकिन कॉलेज वाले जानते थे कि मैं किस प्रकार के गर्म स्वभाव की लड़की थी, युवा थी। माँ को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तब बुलाना। लेकिन जब माँ ने आकर के कहा वे तो खुशी है, चली चल, तो विश्वास नहीं हुआ। गई तो सही, लेकिन डरते डरते। सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौब है तेरा? सारा कॉलेज तुम पर 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर पे बिठा लूं, लेकिन वे लोग किसी तरह डरा धमकाकर डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेज देते हैं। अगर तुम लोग एक इशारा कर दो तो क्लास छोड़ करके बाहर आ जाओ तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती हैं। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए। कहां तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने के लिए घबरा रहे थे, कहां वे बड़े गर्व के साथ कहकर आए थे कि यह तो पूरे देश की पुकार है। इस पर कोई कैसे रोक सकता है भला? बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुनाते रहे और मैं अवाक। मुझे न अपने आंखों पर विश्वास हो रहा था और न अपने कानों पर यह हकीकत थी। लेखिका ने उस समय की बात वर्णन किया जब अपने कॉलेज में उनके पिताजी को बुलाया गया। वहां की प्रिंसिपल कहती हैं, हम बच्चों को बुला बुला करके थक जाते हैं कि क्लास में बैठो, लेकिन मन्नू भंडारी जब एक बार कहती है कि सारी लड़कियां क्लास से बाहर आ जाएं तो उसकी एक आवाज में सब खड़ी हो जाती हैं। बैठने को कहे तो बैठ जाती हैं क्लास में। हम तो चिल्लाते फिरते हैं लेकिन हमारी बात नहीं मानती, लेकिन इस लड़की में इतना दम है कि उसके एक इशारे पर सब पहुंच जाती हैं। तो प्रिंसिपल ने उनसे कहा, प्रधानाचार्य ने कहा, इस लड़की को घर ले जा बिठा दो, ये कॉलेज को बिगाड़ देगी, पढ़ने नहीं देगी। लेकिन पिताजी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। वो जो चाहते थे आज उसकी बेटी उसी तरीके से बनी है कि उसके अंदर एक देशभक्ति की भावना हो, उसके अंदर नेतृत्व हो, लीडरशिप हो। ये सारे के सारे गुण उसके अंदर विकसित हो चुके थे जो पिताजी की इच्छा थी। इसीलिए वो प्रसन्न हो गए और प्रधानाध्यापिका से कहती हैं, यह देश की पुकार है, यह बढ़ने दो। एक घटना और, आजाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र नेताजी ने देश की आजादी के लिए बनाया था। उस फौज का नाम था आजाद हिंद फौज। और सुभाष चंद्र बोस सभी युवाओं को, कॉलेज के बच्चों को अपने एक छोटी सी मिलिट्री बना रखी थी, फौज बना रखा था, उसमें शामिल करते चले जा रहे थे और युवा जो है उसमें जुड़ते चले जा रहे थे। सभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो जो नहीं कर रहे थे छात्रों को एक बहुत बड़ा समूह वहां जा जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़, मुख्य बाजार का चौराहा पर इकट्ठा हुआ। चौपड़ एक जगह का नाम है अजमेर का। फिर हुई भाषणबाजी।
इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानुसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। लू उतारने का मतलब यह है उनके ऊपर अपना गुस्सा उतारा। इसलिए गुस्सा उतारा, दकियानुसी मतलब पुराने विचारधाराओं के, एकदम पुराने विचारधारा के। वो एक लड़की का इस तरह से ओजपूर्ण सबके सामने में बोलना उनको पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि एक लड़की घर में रहे। अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई, मत का मतलब बुद्धि मारी। यह पर भंडारी जी को आपको क्या हुआ? ठीक है, आपने लड़कियों को आजादी दी, पर देखते हैं आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही। वह हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है यह सब? कोई मान मर्यादा, इज्जत आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? तो इस तरीके से कठोर शब्दों के माध्यम से एक व्यक्ति आकर के मन्नू भंडारी के पिताजी को अच्छी तरह सुनाया कि लड़कियों को ये सब शोभा नहीं देता, ये सब लड़कियों का काम नहीं है। आप यहां देखते हैं कि पूरा ग्रुप इकट्ठा करके मन्नू भंडारी उनके ऊपर अच्छा अपना ओजस्वी भाषण दे रही है, यहाँ खड़ी है और सब इकट्ठे होकर के सुन रहे हैं। वे तो आग लगाकर चले गए, पिताजी सारे दिन भभकते रहे। देखो लेखिका ने कितना सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है। वो आग लगाकर चले गए और पिताजी गुस्से के मारे, क्रोध के मारे अंदर ही अंदर सोचते रहे। बस अब यह रह गया कि लोग घर आकर के थू थू करके चले जाएं। बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकालना। इन सब से बेखबर में रात होने पर घर लौटी तो पिताजी एक बेहद अंतरंग अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अंबालाल जी बैठे थे। तो देश की आजादी के लिए काफी काम कर रही थी, सब युवाओं को जोड़ रही थी और उनके अंदर ऊर्जा भर रही थी। एक तो पीछे से ऐसे काम करके चले गए, लेकिन रात्रि को डॉक्टर अंबालाल जी जो उस क्षेत्र के एक सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, वो पिताजी के पास बैठे थे। तो क्या कहते हैं वो सुनो। मुझे देखते ही उन्होंने बड़े गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आओ आओ मन्नू, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो? भंडारी जी घर से निकला करो, यू हैव मिस्ड। यहां पर इन शब्दों के माध्यम से डॉक्टर अंबालाल जी ने उनके पिताजी को कहा कि तुमने जिंदगी में कुछ खो दिया। जिसको तुमने बनाया है, जिस बिटिया को जितना सुंदर ऊर्जावान बनाया है, कभी उसकी बातें सुन करके देखो, उसके काम को देखो कि तुमने अपनी जिंदगी में अगर उसको नहीं देखा तो कुछ खो दिया। आप यहां देख रहे हो कि मन्नू भंडारी बड़े गर्म जोशी के साथ लोगों को देश की आजादी के लिए संबोधित कर रही है। समथिंग, कुछ तुमने खो दिया। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते ही जा रहे थे। पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। भीतर जाने पर मां ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई और मैंने राहत की सांस ली। अर्थात एक व्यक्ति जो दकियानुसी प्रवृत्ति का था, संकुचित विचारधारा का था, वो पिताजी को गर्म कर रहा है। और दूसरा एक विस्तृत विचारधारा का व्यक्ति था, वो समझता था कि मन्नू भंडारी क्या चीज है। ऐसी लड़कियों की आवश्यकता है देश में, जो शिक्षित भी हो और अपनी बात को खुले दिल से समाज के सामने में रख सके। इस बात को लेकर के वो उसके पिताजी की तारीफ कर रहे हैं। आज मन्नू भंडारी को मन ही मन गर्व हो रहा है कि जिस पिताजी के अंदर ये गुण जो उन्होंने दिए थे, आज वो विकसित हो रहे हैं। आज पीछे मुड़कर देखती हूं तो इतना समझ में आता है कि क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था। या यह भी हो सकता है आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच
और झिझक के ये धुआंधार बोलने चलते जाना इसके मूल में रहा हो। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर विरोधों के बीच में जीते रहे वे। एक और विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उनकी उतनी सजगता। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ था कि इन दोनों का रास्ता की टकराहट क्या है? यहां लेखिका अपने मन की बातों को लिखती है, अपने जिंदगी के उन बचपन के दिनों को विचार करती है कि जो जो संस्कार मुझे मिले, उस सारे संस्कार को मैंने अजमेर के बीच चौराहे पर खुले दिल से अपने पिताजी की तरह अपनी बात की अभिव्यक्ति रखी। और डॉक्टर साहब का स्नेह रहा होगा, या तत्काल की परिस्थितियों में ऐसा खुले दिल वाली लड़कियां कम मिलती थी, इस बात पर रखना चाहते थे। ये मेरे अंदर विचार आ रहे हैं, लेखिका कहती है, लेकिन पिताजी के अंदर जो गुण थे वो सारे गुण मेरे अंदर आ गए, क्योंकि पिताजी चाहते थे जीना है तो एक विशिष्ट व्यक्ति बनकर के जियो, तुम्हारे समाज में छवि हो, समाज के लिए जियो। वो सारे के सारे गुण मेरे अंदर विकसित हो चुके थे। आज पिताजी को वो मन ही मन कहीं आभार अभिव्यक्त करती है और इस लेख के माध्यम से अपने पिताश्री के चरणों में नतमस्तक होकर के सम्मान से, जिसको किशोरावस्था में वो समझती थी कि पिताजी का यह क्रोध है, गरम मिजाजी स्वभाव के हैं, आज वो सारे गुण उनके अंदर सक्रिय होकर के आगे आए हैं, जिसके लिए वो उनका एहसानमंद है। तो अगर आपको यह पाठ पसंद आया तो सबसे पहले लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब बटन दबा करके इस अगले वीडियो का इंतजार करें और अपने कुछ साथियों को भेजें जो इस हिंदी साहित्य को पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। यहां पर डिस्क्राइब बटन पर आप कुछ लिखें कि मन्नू भंडारी की तरह क्या आजकल के लड़कियों में कितना ओज होना चाहिए। अगर आपको इस पर एक वाक्य लिखेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। तो मैं प्रतीक्षा करूंगा आपके इस कमेंट का। कमेंट बटन में लिखिए। और सबको डॉक्टर गजानंद आर्य का नमस्ते। अगले वीडियो में मिलेंगे, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। मां सरस्वती की कृपा और आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे। सबको नमस्ते।